RNA, every nucleotide has residue has additional OH group present at सेकेंड पोजिशन इन राइबोस शुगर। मतलब कि आरएनए के केस की अगर बात करें, उसके पास सेकेंड कार्बन पे राइबोस शुगर के अंदर एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आरएनए के अंदर क्या होता है ना, थायमिन की जगह, जो कि थायमिन कहाँ प्रेजेंट था हमारे डीएनए के केस के अंदर, बट आरएनए में थायमिन की जगह कुछ और प्रेजेंट होता है जिसका नाम है यूरेसिल। तो दो डिफरेंसेस आप लोग याद रखोगे। एक तो पहला क्या, आरएनए के अंदर हर न्यूक्लियोटाइड में एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा अपने पास आरएनए के अंदर यूरेसिल मिलता है थायमिन की जगह पे। बाकी सारे उसके जो बेसिस होंगे ना, लाइक एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन तो होता ही होता है। जबकि अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसके अंदर क्या था, एडेनाइन, ग्वानिन, AGTC डीएनए के केस में। बट यहाँ क्या होगा, एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल, साइटोसिन तो सेम होगा ही होगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, अब इसके अलावा ना अगर हम बात करें कि अपने पास थायमिन का केमिकल नेम क्या होता है, तो आप लोग याद रखोगे कि थायमिन का केमिकल नेम है 5-मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, अब आगे सुनो, अब देखते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसको सबसे पहले ना डिस्कवर किया था, पहली बार किसी ने आइडेंटिफाई किया था 1869 में, जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट थे अपने पास फ्रेडरिक मिशर 1869 में, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। बट उस टाइम इसको नाम डीएनए नहीं दिया गया, इसको पहले नाम दिया गया था न्यूक्लियन। ठीक है, लेकिन बेटा आप हम सब जानते हैं पहले के ज़माने में इतनी अच्छी से हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, हमारे पास लिमिटेशन काफ़ी थी। तो ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटेक्ट, मतलब कि हमारे पास लिमिटेशन थी, हमारे पास इतनी टेक्निक नहीं थी कि हम डीएनए को निकाल सकें, उसको आइसोलेट कर सकें। जैसे कि हम सबको पता है ना, एक छोटी सी सेल के अंदर 2.5 मीटर लंबा डीएनए होता है। समझ में आ रहा है, एक छोटी सी सेल के अंदर इतना लंबा डीएनए है। अगर आप पूरा डीएनए खोल दोगे तो पता है कितना कितना ज्यादा लंबा होगा। तो समझ में आ रहा है, तो पहले कहते टेक्निकल लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, पूरे डीएनए को निकाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर था काफी लंबे समय तक एक तरीके से पहेली बना रहा, क्योंकि हम लोग निकाल ही नहीं पा रहे थे कि क्या उसका रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये बेसिकली 1953 में हमें बताते हैं कि भाई डीएनए कैसा दिखता है। ठीक है, लेकिन डीएनए जो इन्होंने बताया कि भाई कैसा दिख रहा है, वो किसी और के डेटा के ऊपर बेस बताया था। मतलब कि इनसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे, दो थे, मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक डेटा दिया जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा होता है। अब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा क्या होता है ना, ये बेसिकली ऐसा डेटा है जिसके अंदर हम किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है क्या नहीं है। तो उसी के डेटा पे बेस होके हमें जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया 1953 में कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल उन्होंने हम लोगों को बताया। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेहनत किसी और ने की, फल किसी और ने ले लिया। तो याद रखना, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसको हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो इसका वन ऑफ द हॉलमार्क फॉर देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखो, मानो आपके पास ये दो चेन है। ठीक है, कितनी चेन है, 1 2। ठीक है, अब बेटा जी इनके बीच में ना बेस पेयरिंग होती है, मतलब एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ये क्या है, बेस पेयरिंग, यानी इनके बीच में बेस पेयर बन रहा है ना, एक पेयर बन रहा है ना, बेसिस की पेयरिंग करवा दी, उनका जोड़ीदार ले आए हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन्होंने बताया था कि अपने पास एक हॉलमार्क है इस मॉडल में कि अपने पास बेस पेयरिंग होती है दोनों स्ट्रैंड के बीच में, क्योंकि ये दोनों चेन क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इनके बीच में क्या हो रही है, बेस पेयरिंग हो रही है ना। तो इन्होंने ये चीज यहाँ पे बताई थी। ठीक है, इसके बाद इस प्रोपोजिशन को और अच्छे से हमें बताया एरविन चार्जॉफ ने, जो कि साइंटिस्ट है चार्जॉफ। इन्होंने क्या बोला, मान लो आपके पास ना डीएनए है 100%। ठीक है, मान लो 50% है प्यूरेज, 50% है आपके पास पिरिमिडिन। एग्जाम्पल, इन्होंने बोला अगर एडेनाइन आपके पास 25 है तो थायमिन भी कितने होंगे, 25। अगर ग्वानिन आपके पास 25 है तो साइटोसिन भी कितने होंगे, 25। इसका मतलब अपने पास ना जो इनका जो रेशियो है ना, रेशियो हो गया एडेनाइन या थायमिन के बीच में, या ग्वानिन या फिर साइटोसिन के बीच में। अगर किसी ने बोला ग्वानिन 75 है तो साइटोसिन भी कितने होंगे, 75, यानी वो कांस्टेंट होते हैं, इक्वल्स टू 1।
ठीक है। इसके बाद अपने पास एक बेस पेयरिंग की एक अच्छी प्रॉपर्टी निकल के आती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर। वो कहते हैं ये ना कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, मतलब इनके पास सुनो, मान लो आपके पास एक चेन है ये रही, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी, यहाँ सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे ए। तो हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ए के साथ हमेशा कौन बाइंड करेगा, टी, जी के साथ सी, टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी, ए के साथ टी। समझ में आया? तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंटरिटी, यानी कि अगर हमें ये वाला स्ट्रैंड पता है ना, हम इसके अगेंस्ट जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा हम अपने आप ही बता सकते हैं कि उसकी जो पोलैरिटी है वो किस तरीके की होगी, वहां पे कौन कौन से बेस पेयर्स वहां पे प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो एक यूनिक प्रॉपर्टी निकल के आई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर, they are said to be complementary to each other, therefore if the sequence of bases in one strand, मैंने क्या बोला, अगर हमको एक स्ट्रैंड के बारे में सीक्वेंस पता चल गया तो हम अल्टीमेटली हम सेकेंड वाले का भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मानो तुम्हारे पास ना, देखो मान लो आपके पास एक ये पेरेंट डीएनए है, ठीक है, अब मैंने इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर दिए, एक इधर ले आई एक इधर ले आई। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री होते होंगे ना, मानो यहाँ पे ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे जी, यहाँ पे ए, इसके अगेंस्ट बन जाएगा ना अपने आप, इसके जो बेस पर अपने आप आके जुड़ जाएंगे ना, यहाँ पे टी, जी के साथ सी, टी के साथ ए, जी सी के साथ जी, इसी तरीके से वहाँ पे हो जाएगा। तो अगर बेटा हमारे पास एक टेम्पलेट डीएनए कौन होता है, पेरेंटल डीएनए। जैसे कि मानो हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड आया, ठीक है, जो कि टेम्पलेट है, उसको हम पेरेंटल डीएनए कहेंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं क्योंकि वो आगे जाके कुछ ना कुछ फॉर्मेशन करेगा, किसकी, डॉटर डीएनए। तो हमारे पास एक डीएनए था, उसके मैंने दोनों स्ट्रैंड्स को खोल लिया, फिर अपने आप उनके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी बनती गई, तो उनको क्या बोलेंगे, डॉटर डीएनए। ठीक है, वो दोनों के दोनों जो डीएनए है ना, डॉटर डीएनए, वो बिल्कुल सेम होंगे अपने पेरेंटल डीएनए की तरह। ओके, अब सुनो, अब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो आया ना डीएनए का, वॉटसन क्रिक ने क्या क्या चीजें समझाई। उन्होंने बोला हमारे पास ना दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, कितनी, 1 2, कितनी हुई, 1 और 2। ठीक है, अब इनके पास उन्होंने बोला, मानो आपके पास एक ये दो चेन है, ठीक है, बीच में बैठे रहते हैं नाइट्रोजनस बेस, और आसपास, इनके आसपास कौन बना रहा है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बना रहा है। यानी कि इन लोगों ने क्या बनाई, बैकबोन बनाई, शुगर फॉस्फेट ने किसके लिए बनाई, नाइट्रोजनस बेस के लिए। तो इन्होंने फर्स्ट लाइन में हमें क्या चीज बोलते हैं कि अपने पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जहाँ पे बैकबोन बनी है, किसने बनाई, शुगर फॉस्फेट ने, बीच में कौन बैठा है, बेसिस बैठे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और सुनो, हमारे पास जो डीएनए है ना, मानो ये है 5 प्राइम, हमने पढ़ा था ना इस चेन का स्ट्रक्चर, ये वाला है, अब इधर होगा 3 प्राइम, इधर होगा 5 प्राइम, मतलब एक एंड दूसरे एंड के अपोजिट होगा। ये इधर भाग रहा है तो वो वाला इधर की तरफ भागेगा, ये अगर इधर जाएगा तो ये वाला इधर आएगा। इसको कहते हैं एंटी पोलैरिटी। क्या बोलेंगे, एंटी पोलैरिटी। तो जो एडेनाइन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमिन, ठीक है, नेक्स्ट ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब प्यूरिन हमेशा बेस पेयर बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा पिरिमिडिन के साथ। ठीक है, तो अपने पास बेसिस होते हैं दोनों स्ट्रैंड के बीच में, जिनके बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बनाएगा थायमिन के साथ बॉन्ड, ठीक है, या वाइस वर्सा, मान लो थायमिन ने बना दिया बॉन्ड एडेनाइन के साथ। ठीक है, इसी तरीके से ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन दी गई है, दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स। देखो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस आ रहा है ना, क्योंकि बेस पेयरिंग हो गई। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखो एडेनाइन ने पहले बनाया थायमिन के साथ, फिर थायमिन ने बॉन्ड बनाया एडेनाइन के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे साइटोसिन ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डिस्टेंस तो क्या है, तुम्हारा यूनिफॉर्म आया ना डिस्टेंस, तो इससे हमें ये चीज़ अच्छे से आसानी होती है। ठीक है, आगे आओ अपने पास। नेक्स्ट आता है, जो हमारे पास जो चेन्स है ना वो राइट हैंडेड होती है, मतलब राइट की तरफ ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे होंगे राइट हैंडेड। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपके पास बात करूं पिच की, तो पिच देखो क्या होती है। देखो वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्न हुआ ये होता है पिच। कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, अब एक पिच के अंदर टोटल कितने बेस पेयर होंगे, मानो ये आपके पास ये पिच है, इसमें टोटल कितने बेस पेयर होंगे, 10। अब याद रखोगे, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखोगे कितनी पिच है कितनी नहीं है। तो सुनो, 2 चेन है अपने पास जो कि राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है, अपने पास जो पिच है वो है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है,
और इसके पास कितने बेस पेयर होते हैं, अपने पास 10 बेस पेयर होते हैं एक पिच के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, अपने पास इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा बेस पेयर के बीच में वो होता है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि जो ये है ना, ये देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये है 0.34 नैनोमीटर और पिच कितनी थी 3.4 नैनोमीटर की, ठीक है। आगे देखो, जो प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, मतलब एक बेस पेयर के नीचे दूसरा बेस पेयर, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, सबने एक दूसरे को ओवरलैप कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इस स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। अब अपने पास डबल हेलिक्स मॉडल तो दे दिया वॉटसन क्रिक ने, इसके अलावा उन्होंने एक सेंट्रल डोग्मा दिया जो कि क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन हमेशा फ्लो करती रहती है। मतलब सुनो, 3 चीज़ें होती हैं जो कि इस चैप्टर में बेसिकली में पढ़नी है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन जैसे कि हमें डीएनए मिलता है पेरेंट्स से, तो वहाँ क्या हो रहा है, उनका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है हमारे अंदर, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का मतलब जब डीएनए से वापस से डीएनए बन जाए बोलोगे रेप्लिकेशन, ठीक है। अब डीएनए से जब आरएनए बने तो बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बने तो बोलोगे ट्रांसलेशन। तो ये होता है सेंट्रल डोग्मा, जिसको किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इसके अलावा कुछ वायरस होते हैं जिसके अंदर ना उल्टा केस चलता है। अभी मैंने क्या बोला, डीएनए से अगर आरएनए बने तो बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, बट इनके केस में उल्टी कहानी है, ये आरएनए से वापस डीएनए बना देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। इसके अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।